नमस्कार। 12वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 2 और अध्याय का नाम है शीत युद्ध का दौर। हमने प्रश्नोत्तर करने शुरू किए हैं। भाग 1 में हम पहले 6 प्रश्न करा चुके हैं, तो आज के भाग 2 में हम इसी पाठ के बाकी जो प्रश्न बचे हैं उनको करेंगे। तो 6 प्रश्नों के बाद जो अगला प्रश्न आता है वो है एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं? गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रकृति एवं सिद्धांतों का वर्णन करो। या फिर एक और तरह से प्रश्न आ सकता है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता या महत्व, रिलेवेंस या फिर इंपॉर्टेंस बताइए। गुट निरपेक्ष आंदोलन का विस्तार से वर्णन हम पहली जो पाठ्य पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति अध्याय 4 भारत के विदेश संबंध में कर चुके हैं। तो यहां पर इसी प्रश्न को हम शीत युद्ध के संदर्भ में करेंगे कि शीत युद्ध में गुट निरपेक्ष आंदोलन ने क्या भूमिका निभाई। 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो 2 शक्तिशाली देश उभर कर सामने आए। इनमें से एक साम्यवादी गुट था जिसका नेतृत्व सोवियत संघ, जिसको आजकल रूस कहते हैं, कर रहा था, और दूसरा पूंजीवादी गुट था जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। इसी समय एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में बहुत से देश स्वतंत्र हुए। दोनों गुटों में इन नए स्वतंत्र देशों को अपने अपने गुट में शामिल करने की होड़ सी लग गई, लेकिन भारत सहित कुछ नए स्वतंत्र देशों ने दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल न होने का निर्णय लिया। इसलिए इन देशों ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। किसी भी गुट में शामिल न होने की जो नीति है उसे ही गुट निरपेक्षता की नीति कहते हैं। तो सबसे पहले गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है ये जानना जरूरी है। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ शक्ति गुटों से अलग रहते हुए अंतरराष्ट्रीय प्रश्नों पर अपनी स्वतंत्र राय देना है। फिर मैं दोहरा रहा हूं, गुट निरपेक्षता का अर्थ शक्ति गुटों से अलग रहते हुए अंतरराष्ट्रीय प्रश्नों पर अपनी स्वतंत्र राय देना है। कई बार गुट निरपेक्षता की परिभाषा भी पूछ ली जाती है, गुट निरपेक्षता को परिभाषित किया जाए तो ऐसी स्थिति में आपने गुट निरपेक्षता की परिभाषा देनी पड़ेगी। तो अप्पा दोराए की परिभाषा हम यहां पर दे सकते हैं। अप्पा दोराए के अनुसार गुट निरपेक्षता का अर्थ साम्यवादी या पश्चिमी गुट के किसी भी राष्ट्र के साथ सैनिक संधि में शामिल न होना है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य या फिर सिद्धांत, किन उद्देश्यों को लेकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आमतौर पर परीक्षा में आ जाता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के कोई 4 उद्देश्य बताए। कई सारे उद्देश्य हैं, यहां पर एक एक करके हम करते हैं। तो पहला उद्देश्य है गुट निरपेक्ष देशों की एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता की रक्षा करना। दूसरा, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, विस्तारवाद तथा रंग भेद की नीति को समाप्त करना। तीसरा उद्देश्य है स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को समर्थन देना। चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत बनाना। पांचवा उद्देश्य है विकसित और विकासशील देशों के बीच पाई जाने वाली असमानता को खत्म करने के लिए नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना। ये नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है, आगे ये प्रश्न आएगा, विस्तार से इसको हम करेंगे। छठा उद्देश्य है गुट निरपेक्ष आंदोलन का गुट निरपेक्ष देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। और सातवां उद्देश्य है महाशक्तियों के सैनिक गठबंधनों से दूर रहना। तो ये कुछ उद्देश्य हैं जिनमें से कोई से भी आप 4 याद कर सकते हैं। एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता या महत्व बताइए।
कि जब शीत युद्ध समाप्त हो गया है तो क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आज भी कोई महत्व बचा है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद साम्यवादी गुट का अंत हो गया, जिसके कारण शीत युद्ध का भी अंत हो गया। अब अमेरिका ही महाशक्ति के रूप में बचा है। तो ऐसी स्थिति में यह प्रश्न पैदा होता है कि जिस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म शीत युद्ध के कारण हुआ था, आज शीत युद्ध के खत्म हो जाने के बाद क्या उसका कोई महत्व रह गया है? लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आज भी महत्व है। तो कुछ पॉइंट्स के जरिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महत्व को बताया जा सकता है। उसमें पहला पॉइंट है कि आज भी बहुत से गुटनिरपेक्ष देश आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और विकसित देश उनका शोषण कर रहे हैं। इस स्थिति से उनको बचाने के लिए यह जरूरी है कि विकासशील देश आपस में सहयोग करें। आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों को एक मंच प्रदान करता है, एक स्टेज प्रदान करता है जहां पर वे अपनी बातों को, अपनी मांगों को उठा सकते हैं। तो इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आज भी महत्व है। दूसरा है, आज भी विश्व के सामने आतंकवाद, निशस्त्रीकरण, पर्यावरण प्रदूषण जैसी अनेक समस्याएं विद्यमान है। इन समस्याओं का समाधान करने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और तीसरा महत्व हम बता सकते हैं कि बेशक शीत युद्ध समाप्त हो गया है, लेकिन विश्व में शांति स्थापित नहीं हो पाई है। अतः विश्व में शांति स्थापित करने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आज भी महत्व बना हुआ है। एक और प्रश्न है कि दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था से क्या अभिप्राय है, और दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के विकास पर नोट लिखिए। तो दूसरे विश्व युद्ध से पहले अनेक देश शक्तिशाली थे, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, अमेरिका, सोवियत संघ आदि। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद केवल दो महाशक्तियों को आगे बढ़ने का मौका मिला। इनमें से एक अमेरिका था, जो पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था, तथा दूसरा सोवियत संघ था, जो साम्यवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था। विश्व के सभी देश इन दोनों विचारधाराओं में से किसी एक विचारधारा को अपना रहे थे, जिसके कारण पूरा विश्व दो गुटों में बंट गया था। इसे ही दो ध्रुवता या फिर दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अतः साधारण से शब्दों में अगर हम कहें तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध के दौरान विश्व का दो गुटों में बंट जाना ही दो ध्रुवता या फिर दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहलाता है। दोबारा फिर मैं दोहरा रहा हूं, शीत युद्ध के दौरान विश्व का दो गुटों में बंट जाना ही दो ध्रुवता या दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहलाता है। दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का विकास कैसे हुआ? तो दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के विकास को दो चरणों में बांटा जा सकता है, और उसमें पहला है कठोर दो ध्रुवीयता। तो इसमें क्या हुआ? कठोर दो ध्रुवीयता में कठोर दो ध्रुवीयता से अभिप्राय 1945 से लेकर 1955 तक के समय से है। दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, कठोर दो ध्रुवीयता से अभिप्राय 1945 से लेकर 1955 तक के समय से है, जब दोनों गुटों ने अपने अपने गुट में शामिल देशों पर पूरा नियंत्रण बनाकर रखा। इस दौरान दोनों गुटों ने अपनी अपनी सुरक्षा करने के लिए सैनिक गठबंधनों का निर्माण किया। इसकी शुरुआत सबसे पहले अमेरिका ने की। 1949 में उसने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, छोटा नाम नाटो, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। इस संगठन में 12 देश शामिल थे, और 12 देश थे ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, डेनमार्क, आयरलैंड, हॉलैंड, लग्जमबर्ग,
पुर्तगाल और नार्वे। इनमें से आप कोई दो चार जरूर याद कर ले, क्योंकि पेपर में कई बार आ जाते हैं। तो इस संगठन ने घोषणा की कि यदि संगठन में शामिल किसी एक देश पर भी हमला होता है तो इसे संगठन में शामिल सभी देशों पर हमला माना जाएगा, और ऐसी स्थिति में नाटो में शामिल सभी देश एक दूसरे की मदद करेंगे। इस संगठन की देखा देखी में सोवियत संघ ने भी 1955 में वार्सा संधि, या फिर जिसको हम कहते हैं वार्सा पैक्ट नाम से सैनिक संगठन की स्थापना की। दोनों देशों ने अपने अपने आप को मजबूत बनाने के लिए सैनिक गठबंधनों का निर्माण किया। अमेरिका ने साम्यवादी प्रभाव को रोकने के लिए एशिया में, सिर्फ यूरोप में ही नहीं बल्कि एशिया में भी अनेक सैनिक गठबंधन बनाए। जैसे 1954 में उसने सीटो, SEATO, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जिसमें फिलीपींस, पाकिस्तान, थाईलैंड जैसे देश शामिल। इसी प्रकार 1955 में अमेरिका ने सेंटो, CENTO, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। इसमें तुर्की, ईरान, इराक व पाकिस्तान जैसे देश शामिल थे। और दूसरा जो है वो है ढीली ढाली दो ध्रुवीयता। ये क्या थी? ढीली ढाली दो ध्रुवीयता से अभिप्राय 1955 से लेकर 1990 तक के समय से है। ढीली ढाली दो ध्रुवीयता से अभिप्राय 1955 से लेकर 1990 तक के समय से है। इसे ढीली ढाली दो ध्रुवीयता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौरान दोनों गुट तो बने रहे, लेकिन अपने अपने गुट के देशों पर उनकी पकड़ कमजोर पड़ गई। इसलिए ये देश जो इस दोनों गुटों में शामिल थे अपने अपने गुट से स्वतंत्र होने लगे। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, और वो है नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, NIEO। कई बार इसी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। NIEO क्या है? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर से आप क्या समझते हो? इसके बुनियादी सिद्धांत क्या है? या फिर दूसरी तरह से प्रश्न आ सकता है, विकासशील देशों की मुख्य मांगे क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में बहुत से देश स्वतंत्र हुए। ये देश स्वतंत्र तो हो गए थे, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। अतः इन देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने विकास की थी कि अपना विकास कैसे करें। लेकिन उसी समय विश्व अर्थव्यवस्था का जो ढांचा स्थापित था वह न्याय के सिद्धांत पर आधारित नहीं था। यह ढांचा विकसित देशों ने अपने फायदे के लिए बनाया हुआ था। अतः यह मांग की गई कि एक नई विश्व अर्थव्यवस्था की स्थापना की जाए जो न्याय के सिद्धांत पर आधारित हो। इसी से ही नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का जन्म हुआ। तो नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का अर्थ जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका अर्थ क्या है। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है क्या चीज? तो नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से अभिप्राय विश्व में ऐसी अर्थव्यवस्था की स्थापना करने से है जो न्याय और समानता पर आधारित। दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से अभिप्राय विश्व में ऐसी अर्थव्यवस्था की स्थापना करने से है जो न्याय और समानता पर आधारित हो, ताकि विकासशील देश भी विकसित देशों की तरह अपना विकास कर सके। या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का अर्थ विद्यमान अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पाई जाने वाली असमानताओं को खत्म करना है, ताकि विकसित और विकासशील देश साथ साथ विकास कर सके। नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के कुछ उद्देश्य हैं जिनको लेकर ये नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने की मांग की गई है। तो पहला उसमें विकसित और विकासशील देशों के बीच विकास को लेकर जो अंतर है उसे खत्म करना। दूसरा उद्देश्य है विकसित देशों द्वारा अपनाई गई तकनीक का हस्तांतरण विकासशील देशों को करना। और तीसरा
उद्देश्य है विकासशील देशों को अपने संसाधनों को विकसित करने में सहायता करना। चौथा उद्देश्य है विकासशील देशों में हो रहे प्रतिभा पलायन को रोकना। और पांचवा उद्देश्य है विकसित देशों की जिम्मेदारी तय करके अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सबके लिए समान बनाना। तो ये 5-6 उद्देश्य हैं, जिनमें से कोई से भी आप 4 याद कर सकते हैं। एक और प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है, वो है नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी, या फिर नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बुनियादी सिद्धांत क्या हैं, या फिर सिंपल सा प्रश्न आ जाता है कई बार, विकासशील देशों की मुख्य मांगे क्या क्या हैं। तो विकासशील देशों की कई मांगे हैं, उसमें पहली मांग है वित्तीय सहायता की मांग। विकासशील देशों का कहना है कि विकसित देशों के पास आज जो धन दौलत है, वह धन दौलत उन्होंने विकासशील देशों से प्राप्त की है। अतः विकासशील देशों की मांग है कि विकसित देश अपनी धन दौलत में से कुछ हिस्सा विकासशील देशों को दे, ताकि वे भी अपना विकास कर सकें। एक और मांग है विकासशील देशों की, और वो है तकनीक का हस्तांतरण। विकासशील देशों का कहना है कि विकसित देशों के पास उच्च स्तर की तकनीक है, जिसके कारण वे लगातार विकास करते जा रहे हैं, जबकि विकासशील देशों के पास घटिया स्तर की तकनीक है, जिसके कारण वे पिछड़ते जा रहे हैं। अतः विकासशील देशों की मांग है कि विकसित देश अपनी उच्च स्तर की तकनीक विकासशील देशों को दे दे, ताकि वे भी अपना विकास कर सके। तीसरी मांग है विदेशी व्यापार में भागीदारी। विकासशील देशों का कहना है कि विकसित देशों ने विदेशी व्यापार पर कब्जा कर रखा है। कुल विदेशी व्यापार के 80% भाग पर कुछ विकसित देशों का कब्जा है, जबकि विकासशील देशों की विदेशी व्यापार में केवल 20% की भागीदारी है। अतः विकासशील देशों की मांग है कि विदेशी व्यापार में उनकी समान भागीदारी होनी चाहिए। एक और मांग है उनकी, चौथी मांग, और वो है पर्यावरण प्रदूषण पर रोक। विकासशील देशों का कहना है कि विकसित देश प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का ज्यादा प्रयोग करने के कारण पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। और पृथ्वी का तापमान बढ़ने के कारण ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघलने लगी है। इस बर्फ के पिघलने के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा है। समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण समुद्र के पास के इलाकों के पानी में डूबने का खतरा पैदा हो गया है। अतः विकासशील देशों की मांग है कि विकसित देश अपने ऐसे उद्योग धंधों को बंद करें जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। एक और मांग है विकासशील देशों की, और वो है प्रतिभा पलायन पर रोक। विकासशील देशों का कहना है कि वे अपने कम संसाधनों के होते हुए भी अपने लिए कुशल व्यक्ति तैयार करते हैं, लेकिन ये कुशल व्यक्ति विकासशील देशों की सुविधाओं से आकर्षित होकर इन देशों, विकासशील देशों या विकसित देशों की सुविधाओं से आकर्षित होकर इन देशों में भाग जाते हैं, जिसके कारण विकासशील देशों को भारी हानि उठानी पड़ती है। अतः विकासशील देशों की मांग है कि इस प्रतिभा पलायन को रोका जाना चाहिए। बाहर जो पढ़े लिखे व्यक्ति विकसित देशों में जा रहे हैं, उसको रोका जाना चाहिए। एक और छठी मांग है संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग। विकासशील देशों का कहना है कि विकसित देश प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रयोग न करके अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, और यदि ऐसे ही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाएंगे। अतः विकासशील देशों की मांग है कि विकसित देशों को प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग अपनी आवश्यकता अनुसार करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये संसाधन बचे रहें।
एक और उनकी मांग है और वो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर नियंत्रण। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं। तो कई बार ये प्रश्न आ जाता है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी से अभिप्राय ऐसी कंपनी से है जो दो या दो से अधिक देशों में स्थापित होती है। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुराष्ट्रीय कंपनी से अभिप्राय ऐसी कंपनी से है जो दो या दो से अधिक देशों में स्थापित होती है। विकासशील देशों का कहना है कि उन्होंने अपने देश के दरवाजे विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिए हैं, जिसके कारण विकसित देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां विकासशील देशों में स्थापित हुई हैं। लेकिन इन कंपनियों ने विकासशील देशों की छोटी छोटी कंपनियों को बंद कर दिया है, क्योंकि इनके पास उच्च स्तर की तकनीक होती है, जिसके कारण विकासशील देशों में बेरोजगारी बढ़ी है। अतः विकासशील देशों की मांग है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर उनका नियंत्रण होना चाहिए, ताकि ये कंपनियां इन देशों के उद्योग धंधों को नष्ट न कर सके। तो ये इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे परीक्षा की दृष्टि से। तो सभी बच्चे इन्हें अपनी नोटबुक